हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंट्स लर्निंग पॉइंट। आज की वीडियो में हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द असिस्टिंग पार्टनर्स फुल चैप्टर कवर करेंगे, जिसमें क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे। कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो, गुडविल, उसका मीनिंग, नेचर ऑफ गुडविल, मैथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है गुडविल का, रिजर्व्स का। और रिजर्व्स हम दो टाइप के हैं हमारे पास, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, accumulated profits or losses, revaluation of assets and liabilities। revaluation of assets and liabilities के बाद हम देखेंगे whether the partners want to alter the value of assets and liabilities or not। if they want to alter, then what will be the accounting treatment, and if they do not want to alter the value of assets and liabilities, what will be the accounting treatment in the books, right? So be with me till the end of the video। तो स्टूडेंट्स देखते हैं, व्हेन देर इज़ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो की हेल्प से हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो कर लेंगे। अगर ओल्ड रेशियो ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, तो वो सेक्रीफाइस कर रहा है। और ओल्ड रेशियो अगर कम है न्यू रेशियो से, जब हम उसको माइनस करेंगे तो वो गेनिंग पार्टनर है और वो गेन कर रहा है, उसका गेनिंग रेशियो है। What is goodwill? Goodwill means the good name. Goodwill, जब पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं, तो आपको पहले भी बताया था कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म हो रहा है। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म के समय पर गुडविल की कैलकुलेशन होती है, गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है। तो गुडविल एक तरह से गुडविल इज़ अ गुड नेम, लाइक रेपुटेशन कैसी है, ठीक है, वो उसी के बेसिस पर वो प्रॉफिट्स अर्न करती है, अब उसकी रेपुटेशन की ही वजह से। तो उसका नेचर क्या है गुडविल का? गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है। अब इंटेंजिबल एसेट है मतलब एसेट है, ये इंटेंजिबल है, बट इट कैन नॉट सीन, इट डजंट हैज़ फिजिकल एग्जिस्टेंस, इट कैन नॉट बी सीन, इट कैन नॉट बी टच्ड। लेकिन इसकी एक अपनी वैल्यू होती है इन केस ऑफ जब ये प्रॉफिट अर्न होती है, इसकी वजह से, गुडविल की वजह से अच्छे प्रॉफिट्स अर्न करती है फर्म। तो इसकी एक हम वैल्यू लेते हैं कि हाँ ये इसकी वैल्यू है, उसी की हम कैलकुलेशन करते हैं, उसी की हम वैल्यूएशन करते हैं एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के 3 मेथड्स हैं हमारे पास। पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट्स आपको पता है सम ऑफ द प्रॉफिट्स, जो 5 साल 4 साल के प्रॉफिट्स हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, कितने ईयर्स उन जिसका हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला है, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या होता है? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इज द नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच द फर्म विल एक्सपेक्ट। अब जैसे बेसिकली गुडविल की वैल्यूएशन तब होती है जब ऑनरशिप चेंज होती है। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है, तो उस केस में हम देखेंगे कि गुडविल की वैल्यूएशन क्या है। तो जितने पुराने सालों के एफ़र्ट्स रहे हैं, उस एफ़र्ट्स को हम नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज लेंगे और गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे विद द मेथड ऑफ एवरेज प्रॉफिट, राइट। एफर्ट्स की वजह से कितने सालों में फर्म रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद सेम काइंड ऑफ प्रॉफिट्स अर्न करेगी, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज होता है। और एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन के समय हमें एबनॉर्मल लॉसेस और एबनॉर्मल गेन का भी हमें ध्यान रखना होता है। जिस साल को एबनॉर्मल गेन्स हुए हैं उसे उसी साल के प्रॉफिट्स में से हमने माइनस करने होते हैं, और जिस साल हमें एबनॉर्मल लॉसेस हुए हैं उसी साल में हमें एबनॉर्मल लॉस को ऐड करके फिर हमें एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी है। सेकेंड हमारा मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल की कैलकुलेशन हम करेंगे सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ये हमें क्वेश्चन में गिवन होता है। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट में नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करके। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड, जितनी कैपिटल हमने इन्वेस्ट की हुई है, मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का परसेंटेज गिवन होगा, तो वो 100/100 करके हमने नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेना है। तो सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज के लिए पहले सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। सुपर प्रॉफिट जो आएगा वो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तीसरा हमारा है कैपिटलाइजेशन मेथड। हम कैपिटलाइज करते हैं या तो एवरेज प्रॉफिट्स के कैपिटलाइज करके या सुपर प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज करके। तो बाय कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइज वैल्यू निकाल लेंगे एवरेज प्रॉफिट की। तो एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइज वैल्यू निकालने के लिए जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है उसका रेसिप्रोकल करने के बाद हमारे पास आ जाएगी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट।
अब गुडविल निकालने के लिए जो हमने कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकाला है उसमें से एक्चुअली हमने जो कैपिटल एम्प्लॉयड की गई है वो डिडक्ट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगी गुडविल। अब यही अगर हम सुपर प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज करके गुडविल की कैलकुलेट करना चाहते हैं तो सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का रेसिप्रोकल करके हमारे पास गुडविल आ जाएगी। सुपर प्रॉफिट आपको पता है एवरेज में से नॉर्मल माइनस करके, और नॉर्मल कैसे निकालते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो परसेंटेज में होता है, इसलिए अपॉन 100 करते हैं। आफ्टर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जो हमने ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो को माइनस करने के बाद हमने जो चेक किया था कि कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, तो गेनिंग पार्टनर जो पार्टनर गेन कर रहा है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को गेनिंग रेशियो में सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को गुडविल का शेयर देगा। और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जैसे मान लो अगर 3 पार्टनर्स हैं, सी पार्टनर गेन कर रहा है तो सी इज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज़ कैपिटल अकाउंट बी इज़ कैपिटल अकाउंट। जितना पार्ट वो ए सेक्रीफाइस कर रहा होगा सी से ए को मिलेगा, और जितना पार्टनर बी सेक्रीफाइस कर रहा होगा सी से बी को मिलेगा। तो जो गेनिंग पार्टनर होता है उसका अकाउंट डेबिट हो जाता है और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स होते हैं उसका अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं उनको देख लेते हैं। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और जितने भी रिजर्व्स होते हैं, जो रिजर्व्स होते हैं सारे प्रॉफिट्स में से बनते हैं। तो पार्टनर्स चाहते हैं कि रिकॉन्स्टिट्यूशन के समय पर जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, तो अब रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है तो उससे पहले जितने भी रिजर्व्स पड़े हैं या प्रॉफिट्स पड़े हैं वो पार्टनर्स आपस में ओल्ड रेशियो में बांट लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसकी क्या, और जब उनको कुछ भी आपको पता है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जब कुछ भी ऐड होता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट होते हैं, कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट क्रेडिट होते हैं। तो रिजर्व्स हैं, प्रॉफिट है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, ये भी प्रॉफिट में से बनता है। इन्वेस्टमेंट जितने भी रिजर्व्स होते हैं प्रॉफिट में से बनते हैं। तो रिजर्व्स अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट अपने ओल्ड रेशियो में ये डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं आपस में। इन केस कोई लॉस पड़ा है तो फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर उनको मिलता है कुछ, उनकी क्रेडिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कुछ ऐड होता है तो क्रेडिट, अगर उनमें से कुछ माइनस हो रहा है तो डेबिट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व देख लेते हैं। इफ़ देर इज़ नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में से कोई क्लेम हमें नहीं देना है तो पार्टनर्स सारा द होल रिजर्व ट्रांसफ़र कर लेते हैं अपने कैपिटल अकाउंट में। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशियो में। एक्चुअली वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो होते हैं वो वर्कमैन को यानी कि लेबर को और एम्प्लॉयज़ को कंपनसेट करने के लिए बनाए जाते हैं इन केस ऑफ एनी हार्म, इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट। तो पार्टनर्स अगर कोई क्लेम हमें नहीं प्रोवाइड किया गया, कोई क्लेम उसमें नहीं है तो सारा अमाउंट ट्रांसफ़र कर लेंगे अपने ओल्ड रेशियो में। और अगर क्लेम है तो उसमें भी 3 केसेस हो सकते हैं, या तो जो क्लेम है वो रिज़र्व से कम है, क्लेम तो है 2,000 रुपये का और रिज़र्व है 5,000 रुपये के, तो फिर 5,000 में से रिज़र्व में से 2,000 रुपये तो प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, बाकी 3,000 जो बचेगा वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अपने आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे इन द ओल्ड रेशियो। ठीक है, और अगर क्लेम इक्वल है, 5,000 रुपये का रिज़र्व है, 5,000 रुपये का ही क्लेम है, तो फिर सारा रिज़र्व का अमाउंट क्लेम में चला जाएगा, टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में चला जाएगा। पार्टनर्स विल नॉट गेट एनीथिंग फ्रॉम दिस रिज़र्व, राइट। और अगर क्लेम ज़्यादा है, जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल लिया था, 5,000 रुपये का क्लेम है, 5,000 रुपये का रिज़र्व है और क्लेम है 7,000 रुपये का। ठीक है, आपने तो रिज़र्व रखे हुए हैं 5,000 के और क्लेम है 7,000 रुपये का, 2,000 रुपये ज़्यादा है, तो जितना रिज़र्व पड़ा है वो तो सारा चला जाएगा वर्कमैन कंपनसेशन में क्लेम में। दूसरा 2,000 रुपये जो हमें कम पड़ रहा है वो हम रीवैल्यूएशन से ट्रांसफ़र करेंगे टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। ठीक है, तो ये 2,000 रुपये का एक तरह से लॉस हो गया, क्योंकि क्लेम हमने तो रिज़र्व 5,000 का रखा था, क्लेम 7,000 रुपये का है, तो 2,000 रुपये का जो लॉस है ये रीवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा और बाद में अल्टीमेटली पार्टनर्स को ही इसको बियर करना है। तो ये 2,000 रुपये का जो लॉस है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व इसलिए बनाया जाता है कि अगर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट में फॉल होता है तो ये रिज़र्व यूज़ करके उस कमी को पूरा कर सकें, राइट।
क्योंकि जो भी रिजर्व्स होती हैं, जो ये स्पेसिफिक रिजर्व्स होती हैं, ये जिस नाम से होते हैं उसी पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अभी हमने किया, वो सिर्फ एम्प्लॉयज़ के लिए और लेबर के लिए, उनमें कुछ मिस हैपनिंग या कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उनको कंपनसेट करने के लिए बनाया हुआ है, तो उसी पर्पज़ के लिए यूज़ होगा। और जब यूज़ नहीं होता है तो पार्टनर्स आपस में बांट लेते हैं, ठीक है। अब ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, ये तभी यूज़ होगा अगर फॉल इन द मार्केट प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट है, तो नहीं अगर फॉल होता है यानी कि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है इन रिजर्व की, तो फिर ये पार्टनर्स आपस में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो बुक वैल्यू अगर मार्केट वैल्यू सेम है तो यानी कि रिजर्व की नीड नहीं रही, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। व्हेन बुक मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू में, मतलब मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से कम हो जाती है, तो क्या क्या हो सकता है, या तो फॉल इन द वैल्यू इज़ लेस देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जैसे बुक वैल्यू है 10,000 और मार्केट वैल्यू है 8,000, तो 10,000 और 8,000 में यानी कि मार्केट वैल्यू 2,000 से कम हो गई, तो हम उसको मेंटेन रखने के लिए हमें 2,000 रुपये चाहिए, जो हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से यूज़ करेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अगर 10,000 का 5,000 का है, तो 2,000 तो हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, बाकी 3,000 से जो रिमेनिंग होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाएगा, राइट। अब फॉल इन द वैल्यू इज़ इक्वल टू, मतलब 2,000 रुपये जो फॉल हो रहा है, रिज़र्व भी उतने का ही है, तो फिर जितना रिज़र्व है उतना ही, या तो रिज़र्व 5,000 रुपये का है, 5,000 रुपये का फॉल है, तो फिर वो सारा का सारा जितना उसमें फॉल हुआ है मार्केट वैल्यू में, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में भी 5,000 का ही पड़ा था, तो फिर वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, यानी कि पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलेगा अब, राइट। तीसरा केस हो सकता है कि जो फॉल इन द वैल्यू जो है वो फ्लक्चुएशन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से भी ज़्यादा है, मतलब रिज़र्व पड़ा है 5,000 और फॉल हो गया 7,000 का, ठीक है ना। इसमें 5,000 से कम था फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, मार्केट वैल्यू में अगर 5,000 से कम था, हमारा रिज़र्व 5,000 का था, तब 2,000 पे हमने फॉल लिया था, तो 2,000 पे हमने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र किया था, 3,000 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया। इसमें 5,000 के रिज़र्व हैं और फॉल इन द मार्केट वैल्यू भी 5,000 ही है, तो सारा ही इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चला गया। और अगर ज़्यादा है, मान लो 7,000 है, तो 5,000 पे तो फ्लक्चुएशन रिजर्व में थे जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चले गए, 2,000 और रीवैल्यूएशन अकाउंट से एडजस्ट करेंगे, ठीक है। फिर ये रीवैल्यूएशन अकाउंट का एक लॉस हो जाता है जो पार्टनर्स ही बियर करते हैं, तो फिर लॉस के केस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। अब थर्ड है व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ मोर देन बुक वैल्यू। अब मार्केट वैल्यू जो इन्वेस्टमेंट का है और मार्केट, जैसे अभी हम फॉल की बात कर रहे हैं कि 10,000 अगर बुक वैल्यू है इन्वेस्टमेंट का और मार्केट वैल्यू भी 10,000 हमने लिया था, ठीक है ना। 10,000 से अगर वो कम हो रहा था फॉल, या तो 2,000 का हो रहा था, लाइक ये हमने लिया था। अब क्या है, मार्केट वैल्यू गिरने के बजाय बढ़ गई, मतलब 10,000 से 12,000 हो गया, तो ये 2,000 पे जो है वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट टू द पार्टनर्स है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तो यूज़ नहीं हुआ, पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे इन द ओल्ड रेशियो, और 2,000 रुपये का जो गेन है ऑन द बुक वैल्यू वो यहाँ पर हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में, जैसे लॉस के केस में रीवैल्यूएशन अकाउंट में हमने डाला था, प्रॉफिट के केस में रीवैल्यूएशन अकाउंट में, मतलब इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, फिर ये जो प्रॉफिट है ये रीवैल्यूएशन का, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। अब हम कर रहे थे कि किस तरह से ये रिज़र्व एंड जो रिज़र्व्स हैं पार्टनर्स आपस में बांट लेते हैं। अब जब वो डिसाइड करते हैं कि जो फ्लक्चुएशन रिज़र्व पड़ा है या वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व है या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, ये पार्टनर्स बांटना ही नहीं चाहते, ये ट्रांसफ़र करना ही नहीं चाहते कैपिटल अकाउंट्स में, उस केस में क्या होगा, इसका जो टोटल होगा उसमें पार्टनर एक एडजस्टमेंट एंट्री होगी, जो बैलेंस शीट में तो रिजर्व एंड सरप्लस की जो अमाउंट है वो सेम रहेगा, वो तो कहीं कुछ नहीं होने वाला, उसको ऑल्टर नहीं करना है, बट जो रिज़र्व और उनका जो टोटल हम निकालेंगे उसमें से गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को अमाउंट प्रोवाइड करेगा उस केस में। तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक ये एडजस्टमेंट एंट्री हो जाएगी।
आ रही है लास्ट रह रहा है रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के लिए बनाया जाता है। नॉमिनल अकाउंट नेचर का होता है, डेबिट और लॉसेस एंड क्रेडिट और गेन्स। तो इसमें क्या लॉसेस हो सकते हैं? अगर एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो जितने अमाउंट से कम हो रही है, लाइक इफ़ द एसेट्स आर इन द बैलेंस शीट 50,000, मतलब कि कोई एक एसेट ले लो, बिल रिसीवेबल ले लो, या कोई और एसेट लैंड एंड बिल्डिंग है, अगर वो पहले 50,000 की शो हो रही है बैलेंस शीट में, बट अब जब उसको रीवैल्यू किया गया तो आपको पता चला कि वो 48,000 की हो गई। तो 48 यानी कि 2,000 का जो डिक्रीज़ हुआ है, दैट इज़ लॉस टू द लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, राइट। और ऐसे ही अगर 50,000 से 52,000 हो जाता है तो 2,000 रुपये का इंक्रीज़ हो रहा है, तो 2,000 रुपये का प्रॉफिट ऑन यानी कि गेन ऑन रीवैल्यूएशन है। यानी कि रीवैल्यूएशन अकाउंट में हमने जो डिक्रीज अमाउंट है, जो 2,000 रुपये का अमाउंट डिक्रीज़ हुआ है या 2,000 रुपये का अमाउंट इंक्रीज़ हुआ है, उतना ही अमाउंट लेना है हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो अगर एसेट्स में डिक्रीज़ होता है दैट इज़ लॉस, और अगर एसेट में इंक्रीज़ होता है दैट इज़ गेन। तो रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में लॉस को लिखेंगे 2,000 रुपये के अमाउंट से, यानी कि डिक्रीज वैल्यू से, और 2,000 का अमाउंट अगर इंक्रीज़ है तो इंक्रीज वैल्यू से क्रेडिट साइड पे लिखेंगे रीवैल्यूएशन के। ऐसे ही लायबिलिटीज़ का बढ़ना इज़ लॉस टू द फर्म, और लायबिलिटीज़ का डिक्रीज़ होना गेन टू द फर्म। तो ऐसे ही अगर लायबिलिटीज़ का बढ़ जाता है तो वो लॉस है, वो डेबिट साइड में आएगा रीवैल्यूएशन के। जितने अमाउंट से वो बढ़ता है, जैसे 5,000 से क्रेडिटर्स हैं, 5,000 से अगर बढ़ रहे हैं तो 5,000 रुपये रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आएगा। और ऐसे ही अगर 5,000 से कम हो जाते हैं दैट इज़ गेन टू द प्रॉफिट टू द फर्म, तो इसलिए वो रीवैल्यूएशन के ऊपर एक प्रॉफिट होने के कारण वो क्रेडिट होगा। ठीक है, तो इसी नॉमिनल अकाउंट के नेचर से हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। ये एक परफॉर्मा है मेरे पास रीवैल्यूएशन का, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। रीवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट के रूल से चलता है। डिक्रीज़ इन द वैल्यू ऑफ एसेट, यहाँ अमाउंट आ जाएगा, ये इसका फॉर्मेट है डेबिट क्रेडिट। टू इंक्रीज़ इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज़, जितने अमाउंट से इंक्रीज़ हो रहा है यहाँ, कोई मान लो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है जो बुक्स में नहीं है बट बाद में पता चला, तो अगर लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है तो इसलिए डेबिट साइड में। ऐसे ही एसेट्स का इंक्रीज़ होना, एसेट्स का इंक्रीज़ होना गेन क्रेडिट साइड, लायबिलिटी का डिक्रीज़ होना गेन क्रेडिट साइड, कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है क्रेडिट साइड। अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, इसका एक्सेस ओवर क्रेडिट साइड है तो लॉस आएगा। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो प्रॉफिट आएगा, और ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा उनके ओल्ड रेशियो में। अब हमारा नेक्स्ट केस है कि पार्टनर्स जो होते हैं वो, जैसे हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रही है, इसके बाद जो हम रिवाइज हमारी जो बैलेंस शीट बनेगी उसमें वैल्यूज़ जो हैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की वो ऑल्टर करके हम लिखते हैं। मतलब जो भी इंक्रीज़ डिक्रीज़ हुआ है उसमें न्यू वैल्यूज़ लिखते हैं। अगर इंक्रीज़ हुआ है तो इंक्रीज़ करके, जैसे मैंने आपको बोला कि एसेट 50,000 की है, 2,000 से इंक्रीज़ हो गई तो 52,000 हम एसेट लिखेंगे, 52,000 हम बिल रिसीवेबल या लैंड एंड बिल्डिंग मान लो, या कोई भी एक फर्नीचर मान लो, तो वो 52,000 लिखेंगे। ठीक है, और अगर ऐसे ही कोई लायबिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है तो डिक्रीज़ करने के बाद वाला अमाउंट लिखेंगे। ठीक है, तो अब पार्टनर्स ने एग्री किया कि नो, दे आर नॉट विलिंग टू, कि भाई वो नहीं चाहते कि वो ऑल्टर करे, वो वैल्यूज़ को, एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को वैसे ही रखना चाहते हैं। तो उस केस में रीवैल्यूएशन अकाउंट एक वर्किंग नोट में बनता है, और जैसे मैंने अभी आपको बताया था एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स पड़े हैं सारे, वो भी पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं। जनरल रिजर्व या कोई और भी रिजर्व्स पड़े हैं तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं आपस में। एक एडजस्टिंग एंट्री हो जाती है जिसमें गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करते हैं, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डेबिट कर पार्टनर्स गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स अकाउंट कैपिटल या करंट अकाउंट क्रेडिट करते हैं। यानी कि जो भी रिजर्व्स का टोटल होगा उसमें से जितने रेशियो में पार्टनर गेन कर रहा है उतना ही शेयर वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को देता है। जब वो पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं रिजर्व्स वगैरह, और रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस भी आपस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, तो उस केस में एक तो बैलेंस शीट की वैल्यूज़ ऑल्टर नहीं होंगी, सेम पहले जैसे ही रहेंगी। एक एडजस्टिंग एंट्री ज़रूर हो जाएगी जिसमें गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को अमाउंट प्रोवाइड करता है।
और उनका गेनिंग पार्टनर के कैपिटल में से डेबिट हो जाता है अमाउंट, यानी कि उसकी पहले वाली जो कैपिटल बैलेंस शीट में गिवन होगी माइनस करके दिखानी है, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में उतना ही अमाउंट जितना उनको मिला है सेक्रीफाइस करने पर वो उनको ऐड करके दिखानी है, इसलिए उनका अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा ये पूरा चैप्टर मैंने कवर किया है। अगर इसमें कुछ डाउट है, कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी वीडियोस बनाऊं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोस, सब्सक्राइब माय चैनल एंड मोटिवेट मी टू एनकरेज मी कि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आऊँ।